Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होती हैं और कुछ हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज का जो सेशन है इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। आपने जैसे अपनी ग्रेजुएशन में या फिर आपके जो भी +1 थी या फिर +2 क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अब उनको दोबारा हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे क्या होते हैं, कुछ फंडामेंटल या फिर यूनिफॉर्म सेट होता है हमारा रूल्स का जो गाइड करता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कि जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो जब हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और जब उनको रिपोर्ट करते हैं हमारी जो भी कम्युनिकेटिंग पार्टीज होती हैं उनके पास हम उनको जब दिखाते हैं, तो जब रिकॉर्ड होती है या फिर हमारी जब उनको रिपोर्टिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, तो उस टाइम पर हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं और कुछ यूनिफॉर्म सेट होता है रूल्स का जो हमें गाइड करेगा कि हमें ऐसे रिकॉर्डिंग करनी है, ऐसे हमें रिपोर्टिंग करनी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हैं, तो जिन्हें ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्मिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जैसे जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर हमारी बैलेंस शीट रहती है या फिर हमारी डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है, तो उस टाइम पर जब हम रिकॉर्ड करते हैं सारी की सारी चीजों को, तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो क्या करते हैं, वो यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि सारी की सारी हमारी चीजें हैं वो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या की जाए, फॉलो की जाए, उनको क्या किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं कि अगर हमें कोई भी चेंजेस की जरूरत पड़ती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सके, चेंज भी कर सके। कंपेरेबिलिटी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, इसका काम करती है, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बिजनेस से जो हमारे सेम बिजनेस कर रही है, हमारे जैसा ही बिजनेस करती है। तो अब हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन वही सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उस बिजनेस में फॉलो करती है। तो कंपेरेबिलिटी भी लेकर आते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि सारी चीजें हमारी क्या है, कोई भी फेयर चीजों के साथ की गई है, कोई भी उनमें अनएथिकल काम नहीं किया गया है और हमारी सारी की सारी प्रैक्टिसेस फेयर थी। तो ट्रांसपेरेंसी भी आती है हमारी, कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और या फिर हमारी यूनिफॉर्मिटी को भी इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारे होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक होता है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये स्टूडेंट जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो हमारी कुछ बेसिक एजम्पशंस होती हैं जिनके ऊपर हम अकाउंटिंग करते हैं या फिर जिनके ऊपर हमारी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। तो उसके लिए कुछ हम एजम्पशंस को फॉलो कर कर चलते हैं जिन्हें ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब स्टूडेंट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है उसके अकॉर्डिंग हमारे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज आप अपने नोट्स में इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से नोट कर लीजिएगा कि हमारे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में जिनको डिफाइन किया गया है। अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, ये कुछ हमारी अजम्पशन होती हैं जिनको हम प्री एज्यूम करके चलते हैं टू बी फॉलोड। कि जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो हमने पहले ही ये एज्यूम कर लिया कि हम इनको तो फॉलो करते ही हैं जब तक अनलेस डिस्क्लोज्ड अदरवाइज। कि ऐसी अजम्पशन होती है जिनको प्री एज्यूम टू बी फॉलोड, कि हम इनको एज्यूम कर कर चलते हैं कि कोई भी अगर एंटिटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो इनको पहले ही हम मान कर चल लेते हैं कि इनको तो उन्होंने फॉलो किया होगा अनलेस डिस्क्लोज अदरवाइज। कि जब तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा कि हमने इनको फॉलो नहीं किया तो तब तक हम ये मान के चलते हैं कि हाँ इन्होंने इसको फॉलो किया होगा अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जब वो रिकॉर्ड कर ही होगी। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन से हैं, तो इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, कि ये कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो बिजनेस शुरू करता है तो वो इस थॉट के साथ बिजनेस शुरू करता है कि उसका जो बिजनेस है वो लंबा चलेगा। कि आप खुद भी सोचते हो ना कि अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आप ऐसे थोड़ी सोच के करते हो कि आज मैंने बिजनेस चलाया और वो कल मेरा बंद हो जाएगा।
आप हमेशा ये सोचते हो कि अगर आज मैंने बिज़नेस शुरू करा है, तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, वो आगे आने वाले बहुत सारे सालों तक मैं अपने बिज़नेस को लेकर जाऊँगी। तो यही कहता है हमारा गोइंग कंसर्न कांसेप्ट कि जो हमारा बिज़नेस है वो कंटिन्यू टू एक्जिस्ट इन द फोरसेबल फ्यूचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हम देख पा रहे हैं, उस पर हमारा बिज़नेस है वो सर्वाइव करेगा, एक्जिस्ट करेगा लॉन्ग टाइम तक। इस वजह से हमारी जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं, हम इनको रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं हमारी एसेट्स पर, इस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग कि हमने आज कोई भी एसेट परचेज़ करी है, कुछ फर्नीचर है, कुछ बिल्डिंग परचेज़ करी है, तो हम इस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ही, इस असम्पशन को लेकर ही हम चलते हैं कि आज हमने बिल्डिंग परचेज़ करी है, तो हम इस बिल्डिंग के साथ क्या करेंगे, सालों तक इस बिल्डिंग में काम करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा गोइंग कंसर्न कांसेप्ट, कि इस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं हम इसमें सोचते कि वो कल ही बंद हो जाएगा, कि आज हमने बिल्डिंग खरीदी हमारे बिज़नेस को करने के लिए, कल हम उसको बेच देंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो जो हमारी एसेट्स हैं या फिर लायबिलिटीज़ हैं, इस कांसेप्ट के बेसिस पर ही हम उनको रिकॉर्ड कर कर चलते हैं। अब नेक्स्ट हो जाता है कंसिस्टेंसी कांसेप्ट। इसके कांसेप्ट के नेम में ही क्लियर है कि कंसिस्टेंसी, कि हम क्या करें, कुछ हमारे जो भी अकाउंटिंग मेथड्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, हम उनको कंसिस्टेंटली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, उनको कंसिस्टेंटली क्या करें, फॉलो करें, ताकि क्या हो, हम अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कंपेयर कर सकें दूसरी कंपनीज के साथ। क्योंकि स्टूडेंट अब हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन का हमने क्या करा, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, जबकि हमारे जैसी फर्म थी जो हमारे से रिलेटेड सेम बिजनेस कर रही थी, उसने क्या करा, उसने कोई और मेथड यूज कर लिया, उसने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लिया। तो उस टाइम पर क्या होगा, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे उस दूसरी कंपनी के साथ। तो कंपैरिजन नहीं होगा, तो हमें अपनी वीकनेस का, हमारे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनका पता नहीं चल पाएगा। तो स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, ट्रू प्रॉफिट लॉस को हमें क्या करना है, अगर असरटेन करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो हम क्या करें कि कंसिस्टेंटली हम अपने जो भी अकाउंटिंग मेथड्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो करें। ये कंसिस्टेंटी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कहता कि हम क्या करें, बिल्कुल हम फिक्स हो जाएं, स्टैटिक हो जाएं, कि एक ही चीज को हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। इसलिए बस ये कह रहा है कि हम क्या करें, अपने मेथड्स को और जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, अगर हम उनमें चेंज भी कर रहे हैं, तो उस चेंज को ये नहीं है कि हम बार बार लेके आ रहे हैं कुछ कुछ चेंज। अगर हमने कुछ चेंज भी करा है, तो हम उस चेंज को अब कंसिस्टेंटली क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। उस चेंज को हम एडोप्ट करेंगे बहुत सालों तक, कि हमने सेम अकाउंटिंग मेथड्स को यूज करेंगे और सेम ही हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करेंगे, ताकि हम अपने बिजनेस को, हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कंपेयर कर सकें दूसरी फर्म के साथ। तो यही कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है अक्रूवल कंसेप्ट। अब ये अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो हम इस कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करेंगे कि चाहे हमें एज कैश रिसीव हो चाहे ना हो, हम उस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, कि हम हमारी जो कोई भी इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है, जब हमने उनको अर्न कर लिया या फिर इनकर कर लिया, तब ही हम उनको रिकॉर्ड कर देंगे, ना कि तब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश रिसीव होगा या फिर जब हम कैश पे करेंगे। तो यही कहता है अक्रूवल कंसेप्ट, कि जैसे स्टूडेंट, अब मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, कोई पर्सन है, उसने क्या कर रखी है, कोई दुकान खोल रखी है। अब वो क्या करता है, क्रेडिट पे, उधार पर भी अपना सामान बेचता है। अब उसने क्या करा, कुछ सामान उधार पर बेचा, तो ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि उसने उस सामान को लिखा ही नहीं है। उसने क्या करेगा, अगर उसको अपना ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता करना है अपनी फर्म का, अपनी दुकान का, तो क्या करेगा, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करते हुए चलेगा, कि जो भी उसने आज सामान जो बेचा है वो कितना उधार पर बेचा, कितना कैश में बेचा। ऐसा थोड़ी होता है कि जब उसके पास कैश आएगा, कि जिस पर्सन को उसने माल बेचा था, जिस दिन उसके पास कैश कैश आएगा, तभी वो चीज को रिकॉर्ड करता है। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आप खुद भी जब कुछ चीज खरीदने जाते हो, क्रेडिट पर खरीद रहे हो, उधार पर खरीद रहे हो, तो जिस दुकानदार से आपने कुछ भी चीज खरीदी है, तो उस टाइम पर ही वो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ये कंसेप्ट कौन सा होता है, हमारा अक्रूवल कंसेप्ट, कि चाहे मुझे आज कैश रिसीव हो चाहे ना हो, लेकिन मैं उन चीजों को, उन ट्रांजेक्शन को, जो भी मैंने इनकम हुई है मेरे को, या फिर कोई मैंने एक्सपेंसेस को इनकर करा है, तो उस चीज को मैं पहले ही रिकॉर्ड कर कर चलूंगी। तो यही कहता है हमारा अक्रूवल कंसेप्ट। और ये हमारे जो 3 कंसेप्ट हैं, ये हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग के कंसेप्ट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे कुछ अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। उसमें आ जाता है हमारा मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उनको ही हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। जिनको हम मनी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसके एक लिमिटेशन क्या है, कि हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे एम्प्लॉइज है, वो कितने मोटिवेटेड है, हमारे जो कस्टमर है वो कितने हमारी फर्म के प्रति वो लॉयल है,
तो हम इसको तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? इसको हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो जिस वजह से इसकी कंसेप्ट की ये लिमिटेशन रहती है। और ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें उन चीजों को ही रिकॉर्ड करना है जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी एंटिटी है बिजनेस की, वो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर। कि जो भी ओनर होगा, ओनर हमारा अलग होगा और हमारे जो बिजनेस है उसकी एंटिटी अलग होगी। हम उनको कंबाइन कर कर नहीं चलते हैं। और यही कारण है कि जो हमारी ओनर्स की कैपिटल होती है, हम उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं ऑफ द फर्म। तो यही है स्टूडेंट कि जो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि हमारा जो ओनर है वो अलग होगा और हमारा बिजनेस है उसकी एंटिटी अलग होगी। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंसेप्ट हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसको हम कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी इसे हम बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि जो हमारी एसेट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में एट देयर जो भी उनकी परचेज वैल्यू है। कि जिस दिन मैंने क्या करा था, उनको परचेज करा था। जैसे मैंने क्या करा, कोई एसेट थी उसको 1 लाख पर मैंने परचेज करा, तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको हमेशा क्या करूंगी, 1 लाख पर ही मैं शो करूंगी। और जो डेप्रिसिएशन मैं लगाऊंगी वो 1 लाख पर ही लगाते हुए चलूंगी। तो यही कहता है हमारा क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कि मैं क्या करूंगी, इसमें जो मेरी बुक्स की वैल्यू है मैं उनको दिखाऊंगी उस परचेज प्राइस पर जिसपे मैंने एसेट्स को क्या करा था, परचेज करा था। ना कि मैं अपने मार्केट प्राइस को यहाँ पर शो करूंगी। कि क्या पता जिस एसेट को मैंने 10 साल पहले खरीदा वो 1 लाख की थी, लेकिन आज मार्केट में उसके प्राइस 10 लाख हो चुके हैं। तो लेकिन ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आप 1 लाख पर ही उसके क्या करोगे, लेकिन ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आप 1 लाख पर ही उस एसेट को शो करोगे, ना कि उसके मार्केट प्राइस पर। तो इसकी ये मेन लिमिटेशन रह जाती है कि मार्केट प्राइस को इग्नोर करता है। क्या करता है, ये सिर्फ परचेज प्राइस को ही लेकर चलता है, उसको ही कंसिडर करता है। तो यही होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट हो जाता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारे एक बिजनेस है उसकी लाइफ है उसको हमें डिवाइड कर देना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में। जो हमारे इक्वल होंगे और फिक्स इंटरवल में हमें क्या करना चाहिए, उनको डिवाइड कर देना चाहिए। ताकि हम क्या कर सके, हर एक पीरियड का प्रॉफिट और लॉस है उसको निकाल सके, हर एक पीरियड की हम बैलेंस शीट बना सके। तो यही हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है। तो यही हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट कहता है कि ताकि हम क्या कर सके, हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको रिपोर्ट कर सके और उसको मेजर कर सके। इसलिए हमने क्या करा, एक बिजनेस की लाइफ है उसको हमने फिक्स और इक्वल इंटरवल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, जो एक फिजिकल ईयर भी हो सकता है या फिर एक कैलेंडर ईयर भी हमारा हो सकता है। और हमारा जो इंडिया है उसमें हमारे अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लेकर इसको चलते हैं। ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट का कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट की मतलब दो एस्पेक्ट को हम लेकर चलेंगे कि हमारी एक जो ट्रांजैक्शन होगी हमारे बिजनेस में वो कम से कम दो अकाउंट को तो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। अगर एक हमारी चीज क्रेडिट होगी तो दूसरी डेबिट होगी, मतलब अगर एक हमारा अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा हमारा अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। एटलीस्ट हमारी जो एक ट्रांजैक्शन है वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। अब हम नेक्स्ट बात करें कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है इज ऑलवेज बैलेंस विद एवरी ट्रांजेक्शन। यही कारण है कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस रहती है। हमारी जो एसेट्स है वो इक्वल होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के हमेशा। क्योंकि अगर एक ट्रांजेक्शन होगी तो हमेशा वो 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है, एक चीज हमारी डेबिट होती है तो दूसरी हमेशा क्रेडिट होगी। तो यही कहता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको किसने डिफाइन करा था, ल्यूका पेसियोली नाम के हमारे इंटरनेशनल हमारे पर्सन थे, उन्होंने क्या करा था, इसको डिफाइन करा था ल्यूका पेसियोली इन 1694 में इस कंसेप्ट को बताया गया था। अब नेक्स्ट हमारा जाता है मैचिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि जब कंपनी कोई भी रेवेन्यू अर्न कर रही है तो उस सेम पीरियड में ही वो क्या करेगी, उस एक्सपेंसेस को भी क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि उसको इनकम अब हो रही है तो एक्सपेंसेस को वो बाद में दिखाए। वो मैच कर कर चलेगी कि अगर इस कोई भी एसेट है उससे इनकम होती है तो जो भी उसने उसके लिए एक्सपेंडिचर करा था तो उसको भी वो उसी टाइम पर रिकॉर्ड करेगी। जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे हमने क्या करा था, कोई एसेट परचेज करी थी, तो एसेट जिस टाइम हमने परचेज करी कुछ उसके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे एसेट की एक हमारी मान के चलते हैं 90,000 की हमने एसेट परचेज करी, लेकिन 10,000 हमने उसको क्या हुआ, उसके आने जाने में ही लगे, उसको लेकर आने में लगे, इंस्टॉलेशन की हमारी कॉस्ट आ गई। तो अब क्या हुआ कि जो भी मैंने एसेट पर खर्चा करा था
जो भी मेरी इनकम उससे होगी तो मैं क्या करूँगी, साथ-साथ में जो मेरे एक्सपेंसेस हैं इंस्टॉलेशन के उसको ही मैं ऐड करती हुई चलूँगी। सेम पीरियड के दौरान मैं उसको क्या करूँगी, अपनी जो बुक्स हैं ऑफ अकाउंट उसमें शो करूँगी। मेरी इनकम है उनको मैं क्या करूँगी, मैच करती हुई चलूँगी एक्सपेंसेस के साथ। अब ये जो मैचिंग कांसेप्ट है वो एंश्योर करता है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन पीरियड। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपने एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस को भी मैं क्या करूँगी, एंश्योर कर पाऊँगी, उसको असरटेन कर पाऊँगी। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट। हमने मैचिंग कांसेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट है वो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड। ये कहता है कि जब हमें रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए, ओनली व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड, कि जब हमारे गुड्स और सर्विसेज डिलीवर होंगे तब ही हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज जब तक हमारी डिलीवरी नहीं हो रही गुड्स एंड सर्विसेज की, तब तक हम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कहती है कि जो रेवेन्यू है उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा एज इट इज अर्न, नॉट व्हेन इट इज कैश रिसीव्ड। ये कहती है कि जब हमने रेवेन्यू कब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हमने उसको अर्न कर लिया, ना कि कब जब हम क्या करेंगे, कैश हमें मिल रहा है। तो स्टूडेंट अब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा किससे रिलेट हो रहा होगा, अक्रूवल कंसेप्ट से थोड़ा रिलेट हो रहा होगा। लेकिन अब हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे अक्रूवल में और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो पहले आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है, कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। कब रिकॉग्नाइज करो, जब आपने उसको अर्न कर लिया, ना कि जब आपको कैश उससे रिसीव होगा। तो एक बार हम उनके डिफरेंस को भी क्लियर करते हैं कि इनमें डिफरेंस होता है अक्रूवल में भी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कंसेप्ट में भी। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट है उसका स्कोप हमारा है किससे डील करता है, इनकम या फिर रेवेन्यू। इसके नाम में है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि सिर्फ ये रेवेन्यू को ही क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब इनकम को ही रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जो अक्रूवल कंसेप्ट है वो डील करता है इनकम और एक्सपेंसेस दोनों से। तो आपको मेन ध्यान रखना है। तो किसका स्कोप हमारा बड़ा हुआ, तो जो हमारा अक्रूवल कंसेप्ट है उसका स्कोप हमारा ज्यादा होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कंसेप्ट से। अब जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसका फोकस मेन कहाँ पर होता है, कि व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यू, कि हमें कब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। जबकि अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि व्हेन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, कि हमें ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन में हमारी इनकम से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि हम इसमें इनकम और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को लेकर चलते हैं हमारे अक्रूवल कंसेप्ट में। तो फ्रेंड आई होप कि आपको सारे के सारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। हमने आपको वन बाय वन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में उनको बता दिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब ये अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, ये हमारी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको डेवलप किया गया है थ्रू द कस्टम्स, यूसेज और ट्रेडिशन। कुछ हमने परंपराएं थी, हम उनको फॉलो करते आ रहे थे बहुत टाइम से, तो हमने उनको डेवलप करा एज अ कन्वेंशन। कुछ हमारी ये प्रैक्टिसेस बन गई जिनको हमने क्या कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये जो कन्वेंशन है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं इन अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि हम अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कौन लेकर आएंगी, कन्वेंशन हमारी लेकर आती हैं। कि प्रिंसिपल हमें कुछ चीजें बताएंगे लेकिन हम उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकते हैं थ्रू द फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशन, कि हम अकाउंटिंग कन्वेंशन को फॉलो कर कर हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको अप्लाई कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन देम। नेक्स्ट आ जाता है, अब हमारी जो कन्वेंशन है वो चार तरीके की हो सकती है। एक होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, एक होता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियल, एक होता है कंजर्वेटिज्म की, एंड नेक्स्ट होता है हमारा कंसिस्टेंसी की कन्वेंशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसके नाम से क्लियर है कि फुल डिस्क्लोजर, कि आप क्या करो, जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करती हैं, तो आप सब चीजों को रिकॉर्ड कर चलिए। फुल डिस्क्लोजर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट है, या फिर हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी अकाउंट्स हम बनाते हैं, तो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को क्या करें, डिस्क्लोज करें। कुछ भी हम क्या करें, सीक्रेट ना रखें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करें, बताएं। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो भी हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यही बताती है फुली डिस्क्लोजर की हमारी कन्वेंशन। नेक्स्ट आ जाता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब ये जो कन्वेंशन है इसके अपोजिट है, फुल डिस्क्लोजर के अपोजिट है ये हमारी कन्वेंशन, कि वो कहती है फुल डिस्क्लोज करो, कि सारी की सारी चीजों को डिस्क्लोज करो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन जो कन्वेंशन है मटेरियलिटी की, ये कहती है कि आप ओनली मटेरियल चीजों को डिस्क्लोज करो, कि ओनली रिलेवेंट चीजों को ही डिस्क्लोज करो,
इररिलेवेंट चीजों को आपको डिस्क्लोज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इररिलेवेंट चीजों को भी डिस्क्लोज करोगे तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, आपकी वो ओवर बर्डन हो जाएंगी। क्या अब छोटी छोटी चीजों को भी आप रिकॉर्ड करते चल रहे हो, उसको भी आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ऐसे तो हमारे बिजनेस में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, तो हमने सबको ही हम डिस्क्लोज करते हुए चल रहे हैं, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम उनको रीड भी नहीं कर पाए। तो ओनली हमें क्या करना है, ओनली मटेरियल और सिग्निफिकेंट आइटम्स को ही हमें रिकॉर्ड करना है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो अननेसेसरीली ओवरबर्डन ना हो। तो हमें इस कन्वेंशन में ये बताया गया है कि हमें ओनली सिग्निफिकेंट मटेरियल चीजों को ही, रिलेवेंट चीजों को ही हमें रिकॉर्ड करना है, इररिलेवेंट चीजों को हमें बिल्कुल भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। अब नेक्स्ट हो जाता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये हमने कंसेप्ट में भी पढ़ा था। कंसिस्टेंसी का मतलब हम जो हमारे अकाउंटिंग मेथड्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उनको कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर हम क्या करें, फॉलो करें। कि हमने अगर पहले स्टेटमेंट मेथड को यूज करा था डेप्रिसिएशन के, तो हम नेक्स्ट ईयर भी उसको ही यूज करें। ये नहीं कि हम ईयर टू ईयर उनको चेंज कर रहे हैं कि हमने पिछले साल स्टेट लाइन को फॉलो करा, नेक्स्ट ईयर हम रिटर्न डाउन को फॉलो कर रहे हैं, फिर हमने स्टेट लाइन को शुरू कर दिया। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। कि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं अकाउंटिंग, तो हमें उनको भी कंसिस्टेंटली सेम फॉलो करना है। तो यही कहती है कंसिस्टेंसी की हमारी कन्वेंशन। नेक्स्ट हो जाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस की कन्वेंशन। स्टूडेंट, ये जो कंजर्वेटिज्म है या फिर प्रूडेंस की कन्वेंशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं अगर आपके पीवाई आप चेक करोगे इस कंसेप्ट से। तो ये कंजर्वेटिज्म इज तो ये जो कंजर्वेटिज्म है, इसको आपको प्रूडेंस के नाम से भी बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, तो ये दोनों सेम है। तो अब ये कन्वेंशन कहती क्या है, ये कहती है कि आप एंटीसिपेट करो जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, बट डू नॉट एंटीसिपेट द प्रॉफिट्स। ये कहती है कि अब जितने भी हमारे लॉसेस होंगे ना हमारे फ्यूचर में, उनको एंटीसिपेट कर कर पहले ही चल लो, उनको प्रिडिक्ट पहले ही कर लो, लेकिन जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसको एंटीसिपेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब कहती है प्लेइंग अ सेफ पॉलिसी की बात करती है कि आप क्या करो, पहले ही जो भी आपको खतरा हो सकता है उसको लेकर आप चलो, उसके बारे में आप पहले से एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज लेकर चल लो कि आपको आने वाले टाइम में ये लॉस हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट हो जाता है तो वो तो आपके लिए अच्छा है, उसको आपको एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेटिज्म की अपने आप को पहले ही कंजर्व कर कर चलो लॉसेस से। तो इसके नाम में क्लियर है कि अपने आप को लॉसेस से कंजर्व करके चलो। वो आप कैसे करोगे, जब आप उनको एंटिसिपेट पहले ही कर कर चलोगे। तो एग्जांपल क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा हमारे जो भी अकाउंट्स की बुक्स हैं, हम उनको जब बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम वहां पर एक प्रोविजन बनाकर चलते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए। ये जो प्रोविजन है ना डाउटफुल डेट के लिए, ये हमारा कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी पर या फिर कन्वेंशन पर बेस्ड होता है कि जो भी हमारे डाउटफुल डेट्स हैं, कि हमने क्या करा था, कुछ क्रेडिट पर कि हमने क्या करा था, कुछ क्रेडिट पर हमने उधार पर हमने क्या करा था, माल बेचा था। तब हमें ये श्योरिटी नहीं थी कि हमारा सारा का सारा पैसा आ जाएगा, तो हमने एक प्रोविजन बना लिया कि हमारे कुछ डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं कि जहां से हमें पैसा शायद ना आए। तो हमारे वो लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमसे वहां से पैसा हमें नहीं मिला तो हमें वो लॉस जरूर होगा। तो उस लॉस को मैंने क्या करा, पहले ही एंटिसिपेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये है हमारे कंजर्वेटिव का कन्वेंशन। या फिर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम क्या करते हैं, या तो रियलाइजेबल वैल्यू या फिर उसका कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं जो हमारा उन दोनों में से लेस होता है। तो कहने का मतलब है कि हम लेस पर उसको क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। मतलब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जो भी हमें लॉस हो सकता है। अब स्टूडेंट, हमने सारी की सारी कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है और अकाउंटिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इनसे रिलेटेड एमसीक्यू को, ताकि आप इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। अब फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे एमसीक्यू को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। कि हमने स्टूडेंट अभी पीछे ही पढ़ी थी कि हमारी 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती हैं जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बताई गई हैं। तो उनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन या फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। तो फर्स्ट बताया हुआ है गोइंग कंसर्न है, सेकंड है कंसिस्टेंसी, थर्ड है प्रूडेंस एंड डी है हमारा अक्रूवल कंसेप्ट। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म हमने पढ़ी थी, ये तो एक कन्वेंशन होती है। हमने तो पढ़ा ही नहीं था कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कुछ असम्पशन होती है। तो हमने पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न होता है, कंसिस्टेंसी है या फिर अक्रूवल। ये तीनों के तीनों हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग हमारे कंसेप्ट होते हैं, जबकि प्रूडेंस हमारी कन्वेंशन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, कि प्रूडेंस हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग जो असम्पशन है वो नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्वेश्चन हमारा चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन अ बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। हम क्या कर रहे हैं,
चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन अ बिल्डिंग, कौन सा कंसेप्ट उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट बताया है प्रूडेंस है, मैचिंग कंसेप्ट है, कोस्ट कंसेप्ट है या फिर हमारा डुअल कंसेप्ट है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट तो अभी हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं लॉसेस को ना कि प्रॉफिट्स को, तो ये ऐसा तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट, और हमारा मैचिंग कंसेप्ट ही है ये, क्योंकि स्टूडेंट हमने मैचिंग कंसेप्ट में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि जब हमने रेवेन्यू को, जब हमने इनकम को अर्न करा, तो उस सेम पीरियड में ही हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हुए, एक्सपेंसेस को भी हम हमारे रेवेन्यू के साथ, इनकम के साथ मैच करते हुए चलते हैं। तो हमने बिल्डिंग खरीदी, तो जो भी हमें प्रॉफिट होंगे साथ साथ, तो हम साथ साथ जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कि जिस सेम पीरियड में हमने बिल्डिंग में जो भी हमें प्रॉफिट दिया था, उस सेम पीरियड में जो भी उसका डेप्रिसिएशन होगा, हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस ही होता है। हम उस डेप्रिसिएशन को उस सेम पीरियड में ही रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, और जैसे हमें नेक्स्ट ईयर हमारी कुछ प्रॉफिट होगा हमारी बिल्डिंग से, तो उस साल हम फिर रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे इनकम को हमारे एक्सपेंसेस से मैच करते हुए चल रहे हैं सेम पीरियड में। तो ये कंसेप्ट हमारा बताता है मैचिंग कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि हम क्या करें, परचेज प्राइस पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स को रिकॉर्ड करें, ना कि उनके मार्केट प्राइस पर। डुअल कंसेप्ट में कि हर एक जो ट्रांजेक्शन है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा हमेशा क्रेडिट होता है। तो यही होता है डुअल एस्पेक्ट्स। अब हमारा ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनने वाला है, हमारा बनने वाला है मैचिंग कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फर्स्ट आपको बताया गया है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज ब्रॉडर देन अक्रूवल। सेकंड है अक्रूवल इज ब्रॉडर देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड बोथ आर आइडेंटिकल इन स्कोप। एंड लास्ट हमारा नाइदर इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब स्टूडेंट जैसे आप देख रहे होंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज ब्रॉडर देन अक्रूवल, फर्स्ट हमारा कहता है कि ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। हमने अभी ही पीछे पढ़ा था जब हम इनके डिफरेंस को क्लियर कर रहे थे, कि हमने पढ़ा था जो अक्रूवल का कंसेप्ट है वो इनकम और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को कंसिडर करता है, जबकि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट है वो ओनली रेवेन्यू को कंसिडर करता है। तो अब कौन सा स्कोप ज्यादा होगा, किसका स्कोप ज्यादा होगा, अक्रूवल का हमारा स्कोप ज्यादा होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा कि अक्रूवल इज ब्रॉडर देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब ये दोनों बता रखा है किसी ऑप्शन में कि आइडेंटिकल इन स्कोप, ये तो होता नहीं, ये तो होता ही नहीं है कि स्कोप इनका आइडेंटिकल नहीं होता। अब हमारा डी ऑप्शन है कि जैसे नाइदर इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा अक्रूवल कंसेप्ट है हमने पढ़ा था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का पार्ट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमें क्या बताता है, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बताता है, जिनमें से हमारा एक अक्रूवल कंसेप्ट भी होता है, जबकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिफाइन नहीं किया गया है। तो जिस वजह से हमारा डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि लिस्ट 1 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है और लिस्ट 2 में आपको कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको बताया गया है कि सेल्स मेड इन मार्च, कैश रिसीव्ड इन अप्रैल, सेल्स आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, चार्जिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर 1 ईयर। और हमारे जो लिस्ट 2 है उसमें कंसेप्ट बताए गए हैं कि मैचिंग कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है या फिर अक्रूवल है और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट हम ए ऑप्शन में कि सेल्स मेड इन मार्च एंड कैश रिसीव्ड इन अप्रैल। अब सेल क्या होता है, रेवेन्यू, कि हमने क्या करा, रेवेन्यू तो हमें मार्च में हुआ, सेल तो हमने मार्च में करी, जबकि हमें कैश कब रिसीव हो रहा है, अप्रैल में। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट होता है कि हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं जब हमने अर्न कर लिया, चाहे हमें कैश बाद में ही रिसीव क्यों ना हो। तो वो होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो कब, जब आपने उसको अर्न कर लिया, ना कि जब आपको कैश रिसीव होगा। तो ए का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा बी है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, कि जो भी हमारी सैलरी है आउटस्टैंडिंग है, तो ये कौन सा कंसेप्ट पर बेस्ड होती है कि हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि हमें अभी तक वो मिली नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमारा होता है अक्रूवल कंसेप्ट। तो हमारा जो बी ऑप्शन है उसको हमारा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है चार्जिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। एवरी ईयर स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको देखने को, जैसे पीछे क्वेश्चन करा था हमने चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन अ बिल्डिंग, कि हम बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इनकम को हम मैच करते चल रहे हैं सेम पीरियड में, तो वहां पर था हमारा मैचिंग कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, कि आप हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। तो ये हमारा किस कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर, कि हम क्या करते हैं, अगर हमने आज कोई बिल्डिंग परचेज करी है तो हम ये सोच कर करते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है वो हमारे लंबे टाइम तक चलेगी, मतलब हमारा अगर लंबे टाइम तक चलेगी तो हम डेप्रिसिएशन भी एवरी ईयर उस पर लगाते हुए चलेंगे। तो ये कहता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो सी का ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, टू ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है डी ऑप्शन हमारा प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर 1 ईयर, कि हम क्या कर रहे हैं, एक साल के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये कंसेप्ट कौन सा है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमारे जो भी हैं अकाउंट्स उनको हम बनाते हैं।
तो हमारा डी का ऑप्शन बनने वाला है करेक्ट, फिफ्थ ऑप्शन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा कि ए का हमारा 3 होने वाला है। आप देख सकते हैं ए और सी दोनों ऑप्शन में का 3 दिया गया है और बी का होने वाला है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 5। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जाता है एमसीक्यू। लिस्ट 1 में हमें एग्जांपल दिए गए हैं, लिस्ट 2 में हमें कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं। ए में हमें बताया गया है कि सैलरी इज ड्यू बट नॉट येट पेड। अभी हमने पढ़ा था कि सैलरी हमारी ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं हुई, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, कौन सा कंसेप्ट में होता है, वो होता है हमारे अक्रूवल कंसेप्ट में। तो ए का हमारा बनेगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को एट मार्केट प्राइस या फिर उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस होता है, जो भी हमारा इसमें, या शायद ये क्वेश्चन थोड़ा मिस है कि हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को या तो मार्केट प्राइस पर या फिर कॉस्ट प्राइस पर, जो दोनों में से लो होगा। ये हमने पहले ही पढ़ा था, किस कंसेप्ट में पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं प्रूडेंस के कंसेप्ट में। प्रूडेंस का मतलब कंजर्वेटिज्म का, कि हम लॉस को पहले ही एंटिसिपेट कर चल रहे हैं। तो बी का ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है सेकंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट आ जाता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएटिंग मशीनरी एवरी ईयर, कि हम हर साल मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो हमारे हमने पीछे ही पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटिंग बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर, कि हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को ट्रीट कर रहे हैं सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ये हमारा कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी, कि हमारा जो ओनर है वो अलग होता है और जो हमारा बिजनेस है उसकी एंटिटी अलग होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, जो हमारा एक ऑप्शन है वो हमारा बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, बी का हमारा सेकंड हो जाएगा करेक्ट और सी का हमारा हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो इसका हमारा बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो आज का सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।